मुंबई सपनों का शहर, उम्मीद और महत्वाकांक्षा की एक जीवंत तस्वीर। यह लाखों लोगों को बेहतर जीवन के वादे के साथ अपनी ओर खींचता है। बॉलीवुड सितारों से लेकर बिजनेस टाइकून तक मुंबई की सड़कें आकांक्षाओं की ऊर्जा से धड़कती हैं। फिर भी इस चमकदार आवरण के नीचे एक काला सच छिपा है। मुंबई का अंडरबेली संघर्ष, असमानता और शोषण की कहानियों से भरा हुआ है। इस जटिल शहर के बीचों बीच एक विवादास्पद उद्योग दशकों तक फला फूला डांस बार। ये प्रतिष्ठान अक्सर गोपनीयता और कलंक में डूबे रहते हैं। उन लोगों के जीवन की एक झलक पेश करते हैं जो समाज के हाशिए पर मौजूद हैं। जहां कुछ लोग तर्क देते हैं कि डांस बार वंचित महिलाओं के लिए आजीविका प्रदान करते हैं, वहीं अन्य लोग उनकी निंदा करते हैं और उन्हें अनैतिकता और शोषण के अड्डे कहते हैं। यह लेख मुंबई के डांस बार की जटिल दुनिया में उतरता है, उनके इतिहास, उनमें काम करने वाली महिलाओं के जीवन और उनके सामने आने वाली चुनौतियों की पड़ताल करता है। इसका उद्देश्य विवादों के पीछे की मानवीय कहानियों पर प्रकाश डालना है, जो सहानुभूति, समझ और अधिक न्यायपूर्ण समाज की आवश्यकता पर चिंतन को प्रेरित करता है। मुंबई में डांस बार का इतिहास शहर के विकसित होते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य के साथ जुड़ा हुआ है। इन प्रतिष्ठानों के उद्भव और उसके बाद के विवादों को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाकर शहर की बदलती गतिशीलता की जड़ों का पता लगाना चाहिए। 1980 और 1990 के दशक में मुंबई में डांस बार की संख्या में वृद्धि देखी गई। यह अवधि महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों द्वारा चिह्नित थी। जैसे जैसे मुंबई एक वैश्वीकृत केंद्र के रूप में बदल रहा था, इसने धन और प्रवासन दोनों को आकर्षित किया। अवसरों की तलाश में लोगों की आमद और बढ़ते मनोरंजन उद्योग ने नाइट लाइफ के नए रूपों की मांग पैदा की। डांस बार, जो अक्सर मजदूर वर्ग के इलाकों में स्थित होते थे, उन जगहों के रूप में उभरे जहां पुरुष घंटों काम करने के बाद आराम कर सकते थे। बॉलीवुड धुनों पर महिलाओं के नृत्य प्रदर्शन का आनंद ले सकते थे। हालांकि यह बढ़ता हुआ उद्योग अपने काले पक्ष के बिना नहीं था। मनोरंजन और शोषण के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं। वे महिलाएं कौन हैं जो मुंबई के डांस बार के मंचों की शोभा बढ़ाती हैं? किन परिस्थितियों ने उन्हें इस पेशे की ओर प्रेरित किया? इन महिलाओं की कहानियां विविध और अक्सर दिल दहला देने वाली होती हैं। कई लोग गरीबी से प्रेरित हैं, हाशिए के समुदायों या ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं जहां अवसर कम हैं। कुछ एकल माताएं हैं जो अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। अन्य तस्करी या घरेलू हिंसा की शिकार हैं जो शरण और जीविका के साधन की तलाश में हैं। जल्दी पैसा कमाने का लालच और कठिन परिस्थितियों से बचने की हताशा अक्सर महिलाओं को डांस बार उद्योग की ओर ले जाती है। हालांकि जिस हकीकत का उन्हें सामना करना पड़ता है, वह ग्लैमरस से कोसों दूर है। लंबे समय तक काम, शोषणकारी काम करने की स्थिति और दुर्व्यवहार का लगातार खतरा उनकी दैनिक वास्तविकता बन जाती है। चुनौतियों के बावजूद कई बार डांसर उल्लेखनीय लचीलापन और ताकत प्रदर्शित करते हैं। वे अपने सहयोगियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, अक्सर कठोर वातावरण में बहन भाव और समर्थन की भावना पैदा करते हैं। ये महिलाएं, जिन्हें अक्सर समाज द्वारा खारिज कर दिया जाता है, अपने जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हुए उल्लेखनीय साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करती हैं। मुंबई के डांस बार की दुनिया लंबे समय से शहर के अंडरबेली से जुड़ी हुई है, जिसने संगठित अपराध और भ्रष्ट अधिकारियों दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। इन प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पन्न धन की बड़ी रकम ने उन्हें आपराधिक तत्वों द्वारा शोषण के लिए परिपक्व बना दिया, जिन्होंने जबरन वसूली, संरक्षण रैकेट और तस्करी के माध्यम से उद्योग से लाभ कमाने की मांग की। डांस बार, अपराध और राजनीति के बीच के गठजोड़ ने शक्ति की गतिशीलता का एक जटिल जाल तैयार किया। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अक्सर रिश्वत के बदले में अवैध गतिविधियों पर आंखें मूंद लेते थे, जबकि राजनेता अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए डांस बार को लेकर विवादों का इस्तेमाल करते थे।
संगठित अपराध और भ्रष्ट अधिकारियों की भागीदारी ने डांस बार की नकारात्मक धारणा को हवा दी, उन महिलाओं को और हाशिए पर धकेल दिया जो उनके भीतर काम करती थीं। सार्वजनिक चर्चा ने अक्सर नर्तकियों को आपराधिक तत्वों के साथ जोड़ दिया, उन प्रणालीगत कारकों की अनदेखी करते हुए जिन्होंने उनके शोषण में योगदान दिया। भाग 5 खामोश मंच, प्रतिबंध और उसके बाद 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में डांस बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले के हजारों महिलाओं की आजीविका पर दूरगामी परिणाम हुए। अनुमानित 75,000 बार डांसर को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया। प्रतिबंध को शोषण के खिलाफ जीत और कमजोर महिलाओं के जीवन पर प्रभाव के लिए आलोचना मिली। इसने उद्योग को भूमिगत कर दिया, जिससे महिलाओं को शोषण का शिकार होना पड़ा। प्रतिबंध ने एक कानूनी लड़ाई को जन्म दिया, जो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची। 2013 में अदालत ने इस प्रतिबंध को उलट दिया। भाग 6 एक नया सवेरा, गरिमा और अधिकारों के लिए संघर्ष। प्रतिबंध को उलटने का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मुंबई के बार डांसर के अधिकारों की लड़ाई में एक ऐतिहासिक क्षण था। इसने आजीविका कमाने के उनके अधिकार को मान्यता दी और उनके पेशे से जुड़े सामाजिक कलंक को चुनौती दी। हालांकि गरिमा और उचित व्यवहार के लिए संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ है। अदालत के फैसले के बाद बार डांसर और कार्यकर्ता अपने अधिकारों की वकालत करते रहे और बेहतर काम करने की परिस्थितियों की मांग करते रहे। उन्होंने पुलिस उत्पीड़न को समाप्त करने, श्रम कानूनों के सख्त प्रवर्तन और तस्करी और शोषण को रोकने के उपायों को लागू करने का आह्वान किया। मान्यता और सम्मान की लड़ाई कानूनी लड़ाई से परे है। इसमें गहरे जड़ें जमा चुके सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देना और डांस बार और उनके भीतर काम करने वाली महिलाओं के आसपास के आख्यान को बदलना शामिल है। भाग 7 किनारे पर नृत्य, मुंबई के डांस बार की वर्तमान वास्तविकता। कानूनी जीत और चल रहे सक्रियता के बावजूद मुंबई में कई बार डांसर के लिए वास्तविकता अनिश्चित बनी हुई है। जबकि कुछ प्रतिष्ठान प्रतिबंध हटने के बाद फिर से खुल गए हैं, वे सख्त नियमों के तहत काम करते हैं और अधिकारियों से लगातार जांच का सामना करते हैं। शराब परोसने पर प्रतिबंध से कई बार के लिए अपना कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है, जिससे कुछ को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। शोषण और दुर्व्यवहार का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी और उनके पेशे से जुड़े कलंक के कारण कई बार डांसर के पास सीमित विकल्प रह जाते हैं, जिससे वे बेईमान एजेंटों और बार मालिकों द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। कोविड-19 महामारी ने बार डांसर के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया। लॉकडाउन और प्रतिबंधों ने उनकी आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया। कई लोग बिना आय या सहायता के रह गए, जिससे सामाजिक सुरक्षा जाल और वैकल्पिक रोजगार कार्यक्रमों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। भाग 8 मंच से परे, सशक्तिकरण की लंबी राह। मुंबई के बार डांसर के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो कानूनी सुधारों से परे हो। इसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव और इन महिलाओं को शोषण के चक्र से मुक्त करने के लिए सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता की मांग है। शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना उन लोगों के लिए उद्योग से बाहर निकलने के लिए व्यवहार्य मार्ग बनाने के लिए महत्वपूर्ण है जो अन्य करियर बनाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापक सामाजिक सहायता प्रणालियां, जिनमें स्वास्थ्य सेवा, आवास और बच्चों की देखभाल शामिल हैं, उन अंतर्निहित कमजोरियों को दूर करने के लिए आवश्यक हैं जो महिलाओं को इस पेशे की ओर ले जाती हैं। सशक्तिकरण में बार डांसर के सामने आने वाले कलंक और भेदभाव को चुनौती देना भी शामिल है। एक ऐसा समाज बनाना जो उनकी पसंद का सम्मान करे और उनकी एजेंसी को पहचानता है, उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए सर्वोपरि है। भाग 9
कार्रवाई का आह्वान। सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण। मुंबई के डांस बार की कहानी एक ऐसे समाज की जटिलताओं की एक कठोर याद दिलाती है जो असमानता, शोषण और मानवीय गरिमा के संघर्ष से जूझ रहा है। यह हमें सुर्खियों के पीछे की मानवीय कहानियों को समझने और उन प्रणालीगत कारकों को पहचानने के लिए सतह से परे देखने के लिए मजबूर करता है, जो भेद्यता और अन्याय को कायम रखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह जरूरी है कि हम डांस बार और उनके भीतर काम करने वाली महिलाओं के जीवन से जुड़े मुद्दों के बारे में सूचित और करुणामय संवाद में शामिल हों। हमें उन नीतियों की वकालत करनी चाहिए जो उनके पेशे या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों की सुरक्षा, भलाई और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। एक निष्पक्ष और अधिक न्याय संगत समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सहानुभूति, समझ और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां सभी व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले।